नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 24 का जनादेश क्या है संदेश, ये वाकई एक ऐसा सवाल जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। 543 सीटों की जंग में एनडीए को 294 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं इंडिया को 231 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में बड़ा सवाल कि यदि एनडीए 294 पार करता है तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, लेकिन कैसे? चलिए अब तक के आंकड़ों को देखकर ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कौन कहां से कैसे मददगार हो सकता है। लोकसभा की कुल सीटें 543, बहुमत का आंकड़ा 272। इंडिया को 200 सीटें मिलती हैं तो ये बहुमत से 72 सीटें पीछे रहता है। बहुमत के लिए मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। अब यहाँ 5 बड़े संभावित पार्टनर्स ये हो सकते हैं। तृणमूल के 31 सांसद और नीतीश के 15 सांसद मिले तो बन सकती है बात। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 175 सीटों में से टीडीपी को 130 से ज्यादा पर जीत मिलने के आसार हैं। वहीं भाजपा 7 सीटों पर आगे है। लोकसभा इलेक्शन में टीडीपी के 16 सांसद जीत के करीब है। दक्षिण में टीडीपी के असरदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नायडू को साथ लाने की कोशिश कर सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। केंद्र में सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस उनके भाई को गठबंधन के साथ लाने की जिम्मेदारी सौंप सकती है। उड़ीसा में 2000 से बीजू जनता दल की सरकार है। इस बार विधानसभा की 147 सीटों में से 74 पर भाजपा जीत सकती है, जो बहुमत के बराबर है। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी को 55 और कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही हैं। लोकसभा में बीजेपी के पास कुल 1 सीट आ रही है। ऐसे में वो इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से अभी तक की तस्वीर सामने आई है वो भी मामला अभी फिलहाल फंसा हुआ है, क्योंकि जो बातें की गई थी, जो दावे किए गए थे और जिन आंकड़ों पर जिक्र हुआ था और जो एग्जिट पोल आए थे, उससे सब कुछ बिल्कुल इधर उधर आया है। सब एकदम उलट पुलट है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, और इसीलिए इस चर्चा में है कि सरकार किसकी बन सकती है, और यदि ऐसे ही मामला फंसा रहा तो किसको कहां किसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इन सब के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव के रिजल्ट आए हैं। ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इसलिए ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज,
सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। चुनाव के रिजल्ट आए हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर होगी, सरकार किसकी बनेगी, किस स्थिति में बनेगी, इस पर तो हम चर्चा में आएंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने या कांग्रेस ने, कह लीजिए कि जिस तरीके से बात रख के एक धन्यवाद जनता का और उन तमाम लोगों का किया है जिन्होंने ये वोट देके इस कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि शायद कहा शुरू से जा रहा था कि एक अच्छी लीड के साथ होंगे। ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक इंडिया गठबंधन और बीजेपी की नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जनता की लड़ाई है कहीं ना कहीं पीएम मोदी से। और उसके बाद ये जो सारी चीजें आई हैं ये कहीं ना कहीं उसी के नतीजे हैं। खैर, अब स्थिति क्या है? लगभग 8:10 हो चुके हैं। मुझे लगता है कुछ देर में और स्थितियां साफ होंगी, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने हैं, बहुत सारी सीट्स क्लियर हुई हैं, कुछ सीटों पर लीड चल रही है, कहीं पे कांग्रेस लीड कर रही है तो कहीं बीजेपी लीड कर रही है। ऐसे में मामला फंसा हुआ है। और थोड़ी सी खास तौर पर मैं बिहार पटना तरफ जाऊं, थोड़ी सी हलचल, सियासी हलचल दोपहर बाद से तेज है, क्योंकि आरजेडी जहां तक थी वो शुरू से कभी भी नीतीश जी के लिए कुछ बोलती नहीं आई है। और अब थोड़ी सी दुखदुखी बीजेपी की भी है कि कुछ हो ना जाए, कोई ऐसा खेला ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। तो निश्चित तौर पर सब उस स्ट्रेटेजी में, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुहर लगाई दी कि हम अपनी स्ट्रेटेजी अभी नहीं बताएंगे वरना पीएम मोदी होशियार हो जाएंगे। एक बैठक कल भी होनी है इंडिया ब्लॉक की, कांग्रेस की, और मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखेंगे कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। लेकिन अब से कुछ देर में और स्थिति साफ होगी कि बहुमत तक तो पहुंचिए। यदि बहुमत ही नहीं ला पाएंगे तो फिर तो मामला ये फंसा हुआ है। चर्चा पर लौटेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में अनिल गोयल जी, उनका बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी प्रवक्ता हैं फारूक इंकलाबी। फारूक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुर्तजा जी आपसे करती हूं, क्योंकि बीजेपी तो फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल पूरे आंकड़े देखूं तो अभी तो खुशी ही नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्थिर नहीं है, अस्थिर चीजें हैं। और साउथ की तरफ भी मैं जाऊं, लेकिन कुछ कुछ जगह मुझे देखना पड़ेगा साउथ में भी कि बीजेपी जो है सीट्स निकाल के गई है। अब लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एक तरफा निकाल ले गई है तो कोई मामला सेट हो जाएगा या मामला कुछ हो जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला कि उस मामले को फंसा दिया। क्या मानते हैं वजह? आपके माध्यम से इंडिया के तमाम को बधाई पेश करूंगा। और साथ ही ये है कि आप साउथ इंडिया के वोटर्स का और जो सीट का कह रही हैं, एक्चुअल तेलंगाना में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा हमारे लिए। भाजपा के 4 सीट थे, हमें ये लग रहा था कि शायद 4 से 1 या 2 सीट जो है भाजपा खोएगी, मगर हुआ कुछ उलट।
और 4-8 हो गए वो, तो ये बात तो है। और इसके अलावा देश में दूसरे जगहों से भी जो है इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत खुशखबरी है, और काफी सारे जगहों से अभी मेरे और मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कम से कम 40 सीट ऐसी हैं जहाँ पे काउंटिंग चल रही है, और 4-5 हजार से 7-8 हजार की लीड में कुछ भी हो सकता है, मतलब आखिरी चंद राउंड बचे हुए हैं, तो उसका इंतजार। चलिए ठीक है, इंतजार है, उस इंतजार को रखेंगे। लेकिन एक बात है जो आप खुद भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा था कि सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अभी जो मैं देख पा रही हूँ 8 सीट्स है, मतलब 4 और प्लस में गई है, तो 17 का एक मोटा मोटा आकलन दिखा रहे तो 8 कांग्रेस जाती है, 8 बीजेपी जाती है और 1 अदर के पास जाती है। तो ये पूरा मामला यहाँ का सेट है। अब ऐसे में क्या माने कि साउथ में या तेलंगाना की मैं बात करूं, किस फैक्टर को मानते हैं कि बीजेपी की सीट्स बढ़ी यहाँ पे ये तिकोनी मुकाबला रहा। आप जो सीट्स बीजेपी निकाली है वो सीट्स में आप देखेंगे कि बीआरएस जो है काफी अच्छा, मतलब कांग्रेस की वोट काटी है, उस वजह से बीजेपी के नंबर्स बढ़े हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। हुदा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हुदा जी, आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम मुझ तक। म्यूट हैं क्या आप? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। फरीद जी, आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ फरीद जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए फरीद जी, प्रथम चरण से आखिरी चरण तक जो अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी पश्चिम बंगाल में, उसका नतीजा मैं देख पा रही हूं। आपने कहा भी था कि वहां कोई कैसी भी जगह नहीं बना पाएगा। जगह तो बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि टीएमसी अपना वजूद जो था वो बरकरार कहीं ना कहीं रखी है। लेकिन अब बात आती है देश की सरकार की, क्या अभी के आंकड़ों को देखकर कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बंगाल की जनता को, देश की जनता को, और आपके चैनल माध्यम से, स्वदेश न्यूज के माध्यम से, कि आप लोगों ने हमारे सुना, हमारा पक्ष सुना, हमारी नेत्री के बातों पे विश्वास किया। और जिस तरह से मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग जमीनी पे रहकर काम करना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग लोगों के काम आए, इसीलिए हमें एतमाद था, इसीलिए हमें यकीन था कि ये इतनी सीटें हमारी आएंगी। अभी भी जो सीटें दिख रही हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि रात में जाते जाते 2-1 सीटें और प्लस होंगी, क्योंकि कुछ सीटें जो 4000 और 5000 के अंदर से अटकी हुई हैं, जिनकी मांग भी हो रही है, वो सब करके 2-1 सीट और बढ़ेगी। और मैंने पहले दिन से कह रहा था कि ये सिंगल डिजिट, डबल डिजिट टच नहीं कर पाएंगे। देखिए वही चीज हुई। अब रही बात कि ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, हमारे बंगाल के लिए अच्छा हुआ, हमारे देश के लिए अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की नैतिकता के नाते मोदी जी को अब रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की बात लोगों ने नहीं सुनी। मोदी जी 400 सीटें मांग रहे थे, देश ने नहीं दिया, और उनको जो पिछले बार 303 लेकर आए थे, उससे भी नीचे घटा दिया। अब मोदी जी बैसाखी के सहारे तो चलने वाले लोग नहीं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए मोदी जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए कौन आएगा मेरे साथ तो आए और कौन। चलिए अभी लेकिन फरीद जी, चलिए बहुमत ना सही, लेकिन बहुमत के नजदीक धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं और चीजें बढ़ेंगी। उस लिहाज से देखा जाए तो इसलिए वो विश्वास होगा, क्योंकि सरकार बनाने में वो माहिर हैं और क्या क्या करना पड़ेगा उसमें भी माहिर हैं। अब थोड़ी सी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस भी अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज है, मोदी जी बहुत होशियार हैं, वो क्या कैसा कर देंगे पता नहीं। तो ये पत्ते शायद कल खुलेंगे, लेकिन यदि रात तक बहुमत ही आ जाता है तो फिर एक बात अलग होगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन लोगों ने धरा काम करते हैं, क्योंकि ये आज राजनीतिक खेला हो जाएगा, रेशनल पॉलिटिक्स कर देंगे, भेज देंगे। जिस तरह से हमारे बंगाल में आपने देखा कि लोकल पुलिस को इन्होंने काम करने नहीं दिया, जो भी थे सारे केंद्रीय सेना के लोग थे, बूथ में हर जगह वही लोग थे। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को इतनी सीटें मिली है, तो ये तो समझना पड़ेगा कि लोग ममता बनर्जी के साथ हैं।
मगर इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इनको ईडी सीबीआई एनआईए पे विश्वास है। तो जिस तरह से इन्होंने आगे किया है, तो इनके साथ जो घटक दल है वो भी भुक्तभोगी, वो निश्चित तौर पर कुछ करेंगे और वो इंडिया घटक दलों के साथ आएंगे, ऐसा अपने को विश्वास है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? संजय जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए। ओवरऑल जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं और बहुमत किसी का दिख नहीं रहा, नजदीक एनडीए निश्चित तौर पर है, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए आज बिहार की बहुत चर्चा चली थी। देखिए राखी जी, सबसे पहले आज जो लोग भी लोकसभा में चुनकर आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, तमाम दलों के नेताओं को और तमाम लोगों को, साथ ही आपके चैनल को भी। आपके चैनल ने बहुत ही सकारात्मक डिबेट किया है पूरी लोकसभा चुनाव के क्रम। पति जी, जहां तक मेरी प्रतिक्रिया का सवाल है, ये निश्चित रूप से मोदी दिखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह चुनाव अपनी फेस पे लड़ा था। 400 पार का नारा दिया था और वो बीजेपी के 272 सीट बीजेपी को नहीं पहुंचा पाया। तो उसका हूं, ये हार व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के अहंकार की है, तानाशाह नरेंद्र मोदी की है, ना कि भाजपा की। तो भाजपा के नेताओं से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे तानाशाह, जिसने 400 पार का नारा दिया था, जिसने बीजेपी के नेताओं का इज्जत करना बंद कर दिया था, तमाम सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया था, अगर वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, चूंकि अभी कल तक क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री, चूंकि चुनाव नरेंद्र मोदी जी अपनी फेस पर लड़े हैं और ये उसकी व्यक्तिगत हार है, इसलिए भाजपा अगर आगे राजनीति सही तरीके से करनी है तो वो नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ना बनाए, ऐसा मैं। ठीक है संजय जी, लेकिन जो सीट्स हैं अभी फिलहाल, अभी जो लास्ट अपडेट अभी तक का आ रहा है, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 12 जेडीयू की हैं। मुझे लगता है आरजेडी और कांग्रेस को जहां तक मैं देख पा रही हूँ सिर्फ 4 और 3 का आंकड़ा आ रहा है। कम सीटों का मार्जिन क्यों? मतलब ये जो सीटें आई हैं, कहाँ कमी रह गई है? क्योंकि दावे बहुत सारे थे। ये दावे मैंने खुद भी किया था 25 सीट के आसपास आपके चैनल पे। ये हमारा चुनावी माहौल बनाने के लिए था, लेकिन हमारा अपना जो व्यक्तिगत आकलन था 10 सीट में हम सोच रहा था, वो 10 सीट के करीब में पहुंच भी गया। और हमारे बिहार में जो कमी हुई उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस नेतृत्व ने जो शिथिलताएं शुरू में की, नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाए और नीतीश कुमार जी को जाने दिए, तो वह भी एक कारण है। आज नहीं तो अगर नीतीश जी मेरे साथ होते तो आज बिहार में हम लगभग 35 के करीब सीट जीतते। 40 तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्जी दावे में विश्वास कभी नहीं करता। तो आज हम सरकार बनाने की स्थिति में आ चुके हो, तो ये कमी हमारे इंडिया महागठबंधन के नेताओं की शिथिलता के वजह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की, हालांकि उसे भी मेजोरिटी नहीं मिला है, लेकिन एनडीए मेजोरिटी में आ चुका है। ये हमारी खुद की विफलता है। मैं तहे दिल से अपनी विफलता को स्वीकार करता हूं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास भी। फारूक जी, आवाज पहुंच रही है? फारूक जी, चलिए फारूक जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हुदा जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं आप ही से लेती हूँ। मुझे लगता है दिल्ली के जो एक नतीजे थे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैं पहले उसी का सवाल आपसे करूंगी। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पिछली बार भी क्लीन स्वीप हुआ और इस बार भी जाता हुआ दिखा, अभी तक तो मुझे जाता हुआ दिखा। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल जैसा आया कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई, या कौन सा फैक्टर वो नहीं चला दिल्ली के लिए भी कि वो सीटें नहीं मिल पाई हैं। और एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, जो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक का, उस पर। हुदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम अभी भी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम।
मुझे लगता है हुदा जी को प्लीज एक बार प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्ट करके या एक बार वापस से कनेक्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है, वो सुन नहीं पा रही है। शायद मेरा ऑडियो उन तक पहुंच रहा है बट उनको मैं नहीं सुन पा रही हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है ये अभी तक जितनी भी आंकड़े सामने आए हैं, लगातार हम अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, पल पल की अपडेट हो रही है। मेरे पास भी यहाँ कुछ मामले और कंटेंट जो है वो सामने हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार आखिर किसकी बनेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और किस तरीके से बन सकती है। जिस तरीके से, चाहे आप टीएमसी का फैक्टर ले लीजिए, टीडीपी का फैक्टर ले लीजिए, या फिर जेडीयू को मैं यहां इसलिए काउंट कर रही हूं कि एक जिक्र हुआ दोपहर बाद से बिहार में सियासी हलचल में, नाम उनका आया, और यह भी आया कि सम्राट चौधरी उनसे मिलने गए थे नीतीश जी से, लेकिन उन्होंने मिलने से मना किया। और इंडिया ब्लॉक के, मतलब ये अब आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं था, लेकिन दिन भर ये सिनेरियो बना। फिलहाल वो जो बहुमत नहीं दिख रहा है, या वो नजदीक है लेकिन अस्थिरता अभी भी बनी हुई है, क्या एक कारण देखते हैं? और अभी तक जो आंकड़े आए हैं, आपकी भी एक प्रतिक्रिया उस पर। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार हो या कोई भी दल हो, एनडीए को आज की डेट में जो भी सीटें दिखाई जा रही हैं उसके हिसाब से बहुमत तो है। अब रही बात है कि कौन किधर जाएगा, किस तरह से सरकार बनेगी। देखिए, अगर सीधे सीधे तौर पर ये माना जाए तो एनडीए की सरकार बनती नज़र आ रही है, जो लगभग जो भी आंकड़े हैं 290 के आसपास हैं, और ये दर्शाता है कि बिल्कुल एनडीए अगर इंटैक्ट है तो जो है सरकार बन सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में हम लोग कुछ बता नहीं सकते यहाँ इसके स्वदेश के मंच से कि किसकी सरकार बनेगी, और जो बनती दिख रही है हम उसी के बारे में बोलेंगे। क्या जोड़ तोड़ होगा, क्या होगा, ये तो पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो जो आएगा कल से शुरू होगा कि क्या कर रहे हैं लोग, विभिन्न दलों के लोग, किसकी कितनी महत्वाकांक्षा है, कौन क्या कर सकता है। नीतीश जी के बारे में भी कई बार ये बात हो रही है कि, और एक आपने देखा होगा स्ट्रेटजी क्या है। पूरा जो जितने भी राजनीतिक हलके हैं उसमें पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन बन सकता, कौन नहीं बन सकता। इनके पास दो घटक दल हैं, टीडीपी और ये जेडीयू। अगर दोनों की सीट मिला दे तो लगभग 30 सीटें होती हैं। ये क्या खेल करेंगे ये तो वक्त बताएगा, और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल, दो तीन चीज़ें जो इस चुनाव में राखी जी जो निकल के सामने आई है। पहली बात तो ये है कि अभी मैं कुछ चैनलों पर देख रहा था, उनके एंकर जो है बार बार उन जो है एजेंसियों को जो एग्जिट पोल करी थी, हाँ। उनको यहाँ तक बोला कि आप लोगों से माफ़ी मांगिए देश से। कारण है, आपने जब इतना सर्वे किया, और क्या आपने पहले से एजेंडा सेट कर रखा था कि हम 400 पार करा देंगे? इससे कितना लोगों को नुकसान हुआ। आप बाजार देखिए, आप स्टॉक मार्केट देखिए, कल इतना सेंसेक्स ऊपर गया, बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। तो आप कुछ भी पड़ोसी देश को, कम से कम जनता को गुमराह मत करिए। आप जो भी एग्जिट पोल निकालते हैं एक साइंटिफिक तरीका है, और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में और तमाम, लेकिन इस बार जनता का मिजाज आप समझ नहीं पाए कि किस स्टेट में क्या स्थिति है। आपने देखा होगा कि पूरी पट्टी आपने उठा के देखा, तो जहां लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां बेहतर परफॉर्म किया इंडिया गठबंधन ने। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है कि क्या आने वाले समय में ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता रहेगी बरकरार या नहीं रहेगी। हमको लगता है इस चुनाव के बाद इस मामले में सोचना होगा। बहुत सारी एजेंसियों को लेकर कमेंट आ गए, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंसियों का अपना काम होता है और वो इस तरह के सर्वे कराती रहती हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो मैंडेट आया है अभी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है। आपने देखा कई बार ये बातें आ रही थी चुनाव के बीच में कि ये 40 के नीचे चले जाएंगे, इनका विपक्ष में 2 बार विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का, और कांग्रेस ने कुछ बेहतर किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को आप देखिए उत्तर प्रदेश में, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, और एक तरह से मान के चलिए योगी जी जैसा ब्रांड आदमी, हमें लगता है योगी जी को पूरे देश भर घुमाया इन लोगों ने और प्रचार के लिए कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, और साथ साथ मोदी जी। ये पूरा चुनाव राखी जी पूरे मोदी जी का एक पर्सनल एजेंडा के तहत लड़ा गया, और निश्चित रूप से मोदी जी एक बड़े ब्रांड हैं, लोकप्रिय ब्रांड है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता ने इस तरह से क्यों नकार दिया, और वो भी उन क्षेत्रों में हिंदी पट्टी में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम 80 पार कर जाएंगे, 80 सीटें जीतेंगे। तो ये सोचने वाला विषय है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे उनके जो एलाइज जो हैं इस पर बैठ के ज़रूर मंथन करेंगे कि जनता का मिजाज क्या हो सकता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक हमने देखा और जो रिज़ल्ट देख रहे हैं
क्योंकि अभी धीरे धीरे और भी रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन लगभग एक जो टैली आ रही है वो 240 भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत से नीचे है। जो पार्टी 370 सीटों के जीतने का दावा करती हो वो जो 240 पर आती है। आप बताइए 270 भी हो गया तो भी काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब जनता के मिजाज को देखना होगा। हमें लगता है कि ये समझ सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है कि जनता, हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ की जनता बहुत सचेत है और यहाँ की जनता जो भी मैंडेट देती है हमेशा एक तरह से चौंकाने वाला ही देती है। जब आप 400 पार कराती है, कभी 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजॉरिटी के साथ इस देश ने स्वीकार किया, तो जनता की कुछ आशाएं रहती हैं और उस पर कौन कितना खरा उतरता है तो ये देखना होगा। अब रही बात है कि जो आज का जो सिनेरियो है चुनावी और जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, आपने देखा मध्य प्रदेश में पूरा क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी। यानी कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को, तो ऐसे भी परिणाम आए। तो ये इन सारी बातों को समझना होगा और हमको लगता है राजनीतिक दल मंथन करेंगे, प्रधानमंत्री जी खुद बैठक लेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या कमी हुई, क्या बेसी हुई। लेकिन जो चुनाव मुद्दों को छोड़ करके जो लड़ा जा रहा था, मुद्दों से इतर, उस बात में देखिए जनता ने कहीं न कहीं नाराजगी जरूर व्यक्त किया। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आवाज पहुंच रही है मेरी? धन्यवाद। अनिल जी, मैं क्या पूछूं आपसे, मतलब क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी चीजें आई हैं, ऐसे आंकड़े आए हैं जो वाकई चौंकाने वाले थे। महाराष्ट्र देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये वो जगह हैं जहां शायद उम्मीद नहीं थी, कम से कम इन स्टेट्स में तो नहीं सोचा था किसी ने भी कि इस तरह की चीजें होंगी। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं पे हम आधे पे आ जाएंगे, ये कल्पना शायद नहीं थी। और मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें, और यहीं से कहते हैं कि पूरी एक सत्ता और सरकार का एक निर्णय हो जाता है, तो यहीं पे पूरा मामला आके अटक गया। और सबसे बड़ी बात, अभी तक एक्चुअल में जो आंकड़े आ रहे हैं सामने 290, यदि मान भी लिया जाए कि सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर क्लियरिटी आना बाकी है। लगातार कहीं पे बीजेपी लीड कर रही है, कहीं कांग्रेस लीड कर रही है। एक स्थिर आंकड़े अभी भी नहीं है, इसलिए लगातार वो उत्साह बना हुआ है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। राखी जी, बिल्कुल बात ठीक है कि निश्चित तौर पर जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश को समझने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई कि कहां पर गलती हुई है। ये हमारा अपना चिंतन का विषय है। हम इस पर विचार विमर्श करेंगे कि किन किन कारणों से हम लूज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसके बावजूद भी एक रिकॉर्ड बन रहा है कि आज के रुझानों के हिसाब से और पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं। हमारा जो एनडीए ग्रुप है पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ में है। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम लगभग 240 सीटों पर जीत रहे हैं रुझानों के अनुसार, और कांग्रेस लगभग 100 सीटों पर जीत रहे हैं रुझानों के अनुसार। यानी आप ये देखें कि अगर इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है तो उसमें कांग्रेस है, वो लगभग 100 सीटों पर रुझान के अनुसार आगे है, और हम 240 सीटों पर रुझान के अनुसार आगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनता ने हमको चेतावनी के साथ में सत्ता सौंपी है कि हमको आप राज करो और जो भी छोटी मोटी कमियां रह गई उनको ठीक करके चीजों को आगे बढ़ाओ। और हम जो हमारी जो पॉलिसीज है, हमारी जो नीतियां हैं, उसमें से कुछ नीति हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं, जनता को समझा नहीं पाए हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट है कि हम जो भी काम करते हैं वो देश के लिए करते हैं, वो राष्ट्र के लिए करते हैं, देश के नागरिकों के लिए करते हैं। हमारे दिमाग में कहीं भी किसी परिवार को बचाने का मामला नहीं है, किसी परिवार को बढ़ाने का मामला नहीं है, किसी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने का मामला नहीं है, ये स्पष्ट है। लेकिन आज मैं निश्चित तौर पर जिस तरीके से सनातन धर्म को गाली देने के बावजूद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को इतना समर्थन मिला है, तो कहीं ना कहीं हम जनता को अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन फिर भी हम देश की जनता को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको पूर्ण बहुमत दिया है
हम सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पर सरकार बनाकर देश की सेवा करेंगे। देश ने जो जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हुए देश की सेवा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के नागरिकों को आगे बढ़ाएंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हुदा जी से एक बात, मेरी प्रतिक्रिया छोटी सी आ जाए उनकी भी, उसके बाद मैं सीट्स का, कम से कम उन सीट्स पे बात करूंगी जिसके लिए बहुत बड़े बड़े दावे थे। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो बहुत दिग्गज हारे भी हैं, तो मुझे लगता है बहुत कमेंट हुए थे उन सीट्स के लिए, हम उस पर भी बात करेंगे। हुदा जी अभी सुन पा रही है मुझे? मैम मुझे आप हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है इतने टाइम बाद, फाइनली। बहुत छोटा सा प्रश्न लूंगी हुदा जी। एक तो दिल्ली में क्या हुआ, मतलब कोई ऐसा फैक्टर क्या हो गया ऐसा, इतनी सारी चीजें थी फिर भी इस बार उम्मीद थी, लग रहा था कि कम से कम कुछ सीटें तो निकलेंगी, लेकिन फिर एक बार बीजेपी क्लीन स्वीप करके हुई वहां पर दिखी है। और ओवरऑल जो आंकड़े आए हैं तो वो तो अस्थिर हैं ही, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वेट एंड वॉच है, क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जिन प्रत्याशियों ने बहुत अच्छी तरीके से वोट मार्जिन में लीड कर रहे हैं या जीत के आ गए हैं जो प्रत्याशी, उनको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों चाहे वो बीजेपी के भी हों। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं ये डिबेट भी दिल्ली में बैठ के कर रही हूँ और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में हमने बहुत मेहनत करी, दिलो जान से मेहनत करी। कई सीटों का हमें ऐसा लग रहा था, इंडिया गठबंधन की जो सीटें जिसमें कुछ कांग्रेस की सीट भी लग रही थी, आम आदमी पार्टी की तो हमें लगी रही थी कि ये सीटें निकलेंगी, क्योंकि पब्लिक ने इतना भारी मैंडेट दिया था दोनों दिल्ली के चुनावों में। इनफैक्ट 3 चुनाव कह सकते हैं, अगर जो अरविंद जी कुछ दिनों के लिए सीएम बने थे और डिजाइन करके गए थे, उसके बाद भी उससे कहीं ज्यादा भारी बहुमत में आए थे। तो विधानसभा में दिल्ली की जनता हमें बहुत दिल से एक्सेप्ट करती है, बहुत भारी मैंडेट से जिताती है। एमसीडी में जहाँ पे 15 साल बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज्यादा हो गया कि एमसीडी में भारी बहुमत से हम जीते थे। कहीं ना कहीं लोकसभा में दिल्ली की जनता का जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो हमें लग रहा था कि भारी बहुमत से लोकसभा में भी हमें जनता एक्सेप्ट करेगी, वोट करेगी, नहीं करा उन्होंने। शायद लोगों का रुझान इस तरह से कि हो सकता है कि विधानसभा के लिए तो दिल्ली सरकार बहुत अच्छी है, हमारे बिजली, पानी, शिक्षा, ये तमाम बस राइड फ्री और ये तमाम चीजों पे काम करती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को इस चीज पे हो सकता है अभी इस हद तक भरोसा नहीं है कि लोकसभा में, सेंटर में हमारे मुद्दों को सही तरीके से रखा जाएगा। इसमें मेहनत हमारी पूरी थी, चाहे वो कांग्रेस की सीटों पे हो चाहे आम आदमी पार्टी की सीटों पे हो। ग्राउंड लेवल पे हमें सर्वे बहुत अच्छी तरह से आ रहे थे, हमारा बूथ मैनेजमेंट पे कुछ जगहों पे जाहिर सी बात है बूथ मैनेजमेंट और ईवीएम में जो छेड़छाड़ की हमें खबरें आई थी, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अगर लोगों का मैंडेट नहीं आ पा रहा है लोकसभा में दिल्ली में, तो हो सकता है कि हमें और ज्यादा मजीद मेहनत करने की जरूरत है, शायद और ज्यादा पब्लिक के लिए हमें अपना एक जो प्रेजेंस है वो दिखाने की जरूरत है। और हम यकीनन हमें पूरा इस बात पे भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम पे लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी के जितने प्रत्याशी होंगे वो हमें एक्सेप्टेंस देंगे, अपना मैंडेट देंगे। हम दिल्ली की जनता का जो भी मैंडेट है बहुत ही विनम्र तरीके से बिल्कुल हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करते हैं। हमें बहुत खुशी है इंडिया गठबंधन की जो बाकी सीटें, जहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली एक बहुत ही एक हम सब के लिए खुशी का विषय है। अखिलेश यादव जी, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मिली हूँ उनसे कई दफा, उनको मतलब उन्होंने एक तरह से दिल जीत लिया लोगों का। यूपी इस दफा एक तरह से हीरो बन के आई है। महाराष्ट्र में एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, और कहीं ऐसे स्टेट थे जहाँ पे हमें नहीं उम्मीद लग रही थी या लग रहा था कि फाइट टफ होगा, वहां पे इंडिया अलायंस ने, इंडिया ब्लॉक ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो हमारे लिए वही एक बहुत खुशी की बात है और हम इस बात को जान रहे हैं कि जनता ने जो अपना पॉपुलर मैंडेट है वो इंडिया गठबंधन को दिया है। और 2 चीजें और नोट करने की जो यहाँ पे ये है, वो एक तो ये कि अयोध्या की सीट जिसमें जो राम मंदिर का विषय बना के जो भारतीय जनता पार्टी इसको एक पॉपुलर मैंडेट बनाना चाहती थी, वहां से बीजेपी हारी है और एक बहुत भारी बहुमत से हारी है। तो इसीलिए हम जनता का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो लोग कहते थे कि हम राम को लाए हैं,
हालांकि राम जी के नाम से ये लोग आते रहे हैं। तो जनता ने अपना एक पॉपुलर मैंडेट दिया है। और जो दूसरी बात मैं नोटिस कराना चाह रही हूँ कि कहीं सारे बीजेपी के ऐसे जो सिटिंग नेता हैं जो ये चुनाव हारे हैं, जिसमें ऑब्वियसली मतलब इससे ये बात साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, संजीव बालिया हो, महेंद्र नाथ पांडे हो, कौशल किशोर हो, अजय मिश्रा हो, ये बहुत बड़े नाम है बीजेपी के। और ये तमाम के तमाम लीडर्स अभी हारे हैं। तो ये एक बहुत शॉकिंग बात है। बीजेपी को ऑब्वियसली अपना सोल सर्चिंग करना पड़ेगी। बीजेपी को फिक्र करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी भी तो ये लड़ाई थी संविधान को बचाने की, मूल्य को बचाने की, लोगों के सामने जो सही मायने जो इंडिया का डेवलपमेंट स्टेटस है, इंडिया का जो डेवलपमेंट की प्रतिक्रिया है, उसको सामने रखने की। तो कहीं ना कहीं जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। इंडिया गठबंधन ने अब तक जितनी सीटें भारी बहुमत से जीती हुई नजर आ रही हैं, जो ऑलरेडी जीत भी गई हैं और जो अभी आखिरी तक आते आते आंकड़े कुछ भी नहीं कह सकते। कई दफा बाजी आखिरी में भी बिल्कुल बदल जाती है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी का जो है, उससे भी एक ऑब्वियसली हमें होप है। हम होपफुल है कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत ही फेवरेबल फैक्टर साबित हो। हम उस पर बहुत ज्यादा मतलब होपफुल है, वेट कर रहे हैं कि आखिर में क्या होता है। तो जिस तरह से शाहरुख खान कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, और हमें पूरा यकीन है कि इस पिक्चर में इंडिया अलायंस को जो लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी भारी बहुमत से जो वोटिंग परसेंटेज दी है, हमारी सीट शेयरिंग इस हद तक बढ़ गई है, जिसका पूरे के पूरे जो एग्जिट पोल्स हैं, जो कि कभी भी एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते, वो गलत साबित हुए हैं। 400 पार का तो नारा इनका बहुत पहले ही झूठा साबित हो गया था। लेकिन अब इनके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबली सरकार बनाना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल लग रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लोगों ने संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है हुदा जी, मैं शुरू से कह रहे हैं कि ये जनता का चुनाव है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। ठीक है, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। चलिए ठीक है, मैं रोकूंगी। मुर्तजा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी वो उन फैक्टर्स पर बात करते हैं कि आंकड़े किसके कितने प्लस होंगे, कितने माइनस होंगे, अब हम वो अभी नहीं कह सकते। बहुत सारी सीटों पर मैंने फिर कहा, कहीं बीजेपी लीड कर रही है, कहीं कांग्रेस लीड कर रही है। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो आंकड़े हमारे और आपके सामने हैं इस वक्त, वहां से कौन कितना हाइप पे जाएगा और कौन कितने कम पर आएगा। खैर, ये बाद का विषय होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन हम उन फैक्टर्स पे जरूर आ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की, याद मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए वो कौन होंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, टीएमसी हमेशा से साथ थी, वो एक अलग बात है, स्टार्टिंग में अनबन हुई, फिर भी ममता बनर्जी ने लास्ट में कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं अपनी सीटों के साथ। एक तो वो हैं, नीतीश जी का फैक्टर बिल्कुल एक है ही, वो बने ही हैं बीच में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात टीडीपी की आती है। अच्छा, टीडीपी की इसलिए आती है क्योंकि आंध्रा में जिस तरीके से बीजेपी के साथ ये टोटल 175 सीटों का आकलन है, अब 130 से ज्यादा पर टीडीपी को जीत मिलने के आसार हैं। बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। अब यहां पर 16 सांसद जो हैं वो जीत के करीब है, किसके? टीडीपी के। तो टीडीपी के असरदार प्रदर्शन के कारण, अभी नाम लिया था हुदा जी ने, मैं भी उसी पर फोकस करूंगी, चंद्रबाबू नायडू को साथ लाने की कोशिश। और निश्चित तौर पर यदि ये तमाम चीजें होती हैं, एक तो प्लस ये, दूसरा तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है शर्मिला, कांग्रेस में वो शामिल हुई हैं, तो हो सकता है केंद्र सरकार में बनने की स्थिति में कांग्रेस उनके भाई को गठबंधन के साथ लाने की एक जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। ये वो फैक्टर हैं जो पूरा खेल एक झटके में बिगाड़ देंगे। क्या उस स्थिति में आपको लगता है कि चाहे टीडीपी की मैं बात कर लूं, चाहे मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सिस्टर की बात कर लूं, ये फैक्टर निश्चित तौर पर जो है अभी चर्चाओं में, ये काम करेगा? राखी जी, आपने कुछ सवाल किया था। हाँ मुर्तजा जी। जी, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा है कि 7वें फेज में सेंटर के एजेंसियों को लगा करके कितना दबाव, और खास तौर पे आप वेस्ट बंगाल में देखिएगा, खुद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में काफी कुछ चीजों को क्रिएट करने की कोशिश की गई। वोटर्स को बाज़ाब्ता मतदान केंद्र से भगाने की कोशिश की गई, और उसके बावजूद ये ऐसा चुनाव था जो देश की जनता ने लड़ा, और आपके सामने ये रिजल्ट्स है। अभी मैं AICC बात किया था, वहां से इत्तला यही आ रही है कि
शायद 1-1.25 घंटा और काउंटिंग चलेगी और कुछ नंबर्स और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और आपने मुझसे ये पूछा कि हमारे अलायंस पार्टनर्स और बढ़ेंगे क्या? उसका जवाब ये है कि कल इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है, तो क्योंकि ये इंडिया ब्लॉक सभी दलों का एक वो है, बात रखी जाएगी। और मैं एक बात ये कहूंगा कि जनता की सरकार बनने जा रही है इंडिया ब्लॉक वाली, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस जो है ओपन है, ठीक है। यहाँ सभी जुड़ेंगे और एक बेहतर सरकार देने की कोशिश होगी। ठीक है, देखिए ये तो है महत्वपूर्ण बैठक है और आज भी शाम को बहुत सारी चीजें स्पष्ट आई हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कि बहुत ज्यादा अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। या तो बहुमत चला जाता है तो बात अलग है, नहीं होता है तो फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो काम करेंगे। जिन फैक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं ये वही हैं जो इस चीज में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं फरीद जी आपसे भी जानना ही चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्सा रहे, थोड़ी अनबन ममता दीदी की चलती रही स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट का मुझे उनका बयान अच्छे से याद है कि कुछ भी होगा वो इंडिया गठबंधन के साथ है। यदि यहाँ पे स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं तो क्या एक उम्मीद की जाए कि जो कहा जा रहा है, एक फैक्टर माना जा रहा है टीएमसी का, वो साथ दे देंगे? क्योंकि ममता दीदी का ना मतलब मन है, मूड है, गुस्सा आ गया तो मना ही कर दिया, गुस्सा आ गया कुछ और हो गया, पहले भी अनबन हो गई थी, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं राकेश जी, एकदम नहीं। हम लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आपको याद होगा ये इंडिया का जो नाम दिया था हमारी नेत्री दीदी ममता बनर्जी ने ही दिया था। और जब यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात आई थी, एआईसीसी वाले राजी थे, मगर यहाँ के जो प्रेसिडेंट अधीर चौधरी जी थे वो 10 सीटों पर राड़े हुए थे। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। हमने उनको ऑफर दिया था कि हम आपको 2 या 3 देते रहे, वो भी आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो हम आपको जिता कर देंगे। मगर उनका कुछ और ही अपनी सोच थी, मैं उसमें खुलासा में नहीं जाना चाहता। तो यही था। अब आज आपने देखिएगा वो खुद हार गए, सिर्फ 1 सीट उन्होंने जीती है। अगर हमारी दीदी ममता बनर्जी की बात उन्होंने मान ली होती तो आज 2 से 3 सीटें उनके पास भी होती। दरअसल वो किस शायद वादा कर बैठे थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको डांट भी लगाई कि दीदी जो बोलती है उससे तो सुनना चाहिए, और जो नहीं सुनेगा तो पार्टी से बाहर जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि पीसीसी में जो पोस्टर लगे हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, उनके पोस्टर पे काली भी लगाई गई। तो यहाँ के लोग नहीं जा रहे थे। और देखिए हमने जो वादा किया था हमने वो करके दिखाया, और शायद अगर वो हमारे साथ रहते तो उनकी 2 से 3 सीटें हो जाती। तो खैर अब जो हो गया, अब हम लोगों का काम यही है कि किस तरह से लोकतंत्र तरीके से सरकार बनाई जाए, संविधान को बचाया जाए। और संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में दीदी हमेशा आगे थी, आगे हैं और आगे रहेंगी, और दीदी जरूर इस चीज का पार्ट बनेगी। ठीक है, चलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक बार फिर से मैं पहले आरपी श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद संजय जी आपसे सवाल लूंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर इस पूरे इलेक्शन में दिखा, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या मैं उड़ीसा का फैक्टर देख लूं, वो 2 जगह कोई और कहानी हो गई, और उड़ीसा में फैक्टर्स बहुत अलग हैं। तो एक फैक्टर ये भी था कि यहाँ से एक उम्मीद हो सकती है, जो पीछे हुए हैं, खासतौर पे मैं बीजू जनता दल की बात करूं तो वो उतने वर्चस्व के साथ मुझे नहीं दिखते फिलहाल। अभी भी सीटें क्योंकि लीडिंग पर हैं, तो उसमें कितना जाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े यहाँ 19 सीट के साथ मुझे शो हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक अलग फैक्टर में उड़ीसा में चली गई भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये ओवरऑल एक जो सिनेरियो बन रहा है, और ये एक कहते हैं ना अलग से जो दूसरे सपोर्टर्स हैं जो जिनका एक सपोर्ट लेके सरकार बन सकती है, क्या ये फैक्टर्स कुछ काम कर पाएंगे? देखिए राखी जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 400 पार, आपने देखा होगा, निश्चित रूप से, और उसके बाद से प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो है 400 पार, भाई हिंदी पट्टी में तो मैक्सिमम सीटें उनके पास थी, तो उन्होंने जो साउथ की तरफ काफ़ी कैंपेन भी किया, और उसका रिजल्ट भी उड़ीसा में आपको देखने को मिला। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि हमको लगता है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में सफल नहीं हो पाई। कारण है कि आपका ध्यान पूरा 400 पार करने में लग गया, और इधर की सीटें जो है कम हो गई, जैसे राजस्थान में कम हो गई, आपका हरियाणा में, और आप यूपी में, तमाम जगहों पर। तो वो क्या है कि वहाँ तो आपने गेन किया, लेकिन यहाँ पर आपने नुकसान आपको हुआ। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अच्छा क्लीन स्वीप भी किया, लेकिन उसके अलावा भी उन राज्यों में जहाँ से आपकी सरकार पिछली बार बनी हुई थी, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। हमें लगता है कि शायद जो है ओवर कॉन्फिडेंस था कि यहाँ तो हम जीत ही जाएंगे, पहली बात तो ये है।
दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, देखिए हमेशा जो है, इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, अगर उसमें से 100 सीटें पा रही है तो मतलब उसका स्ट्राइक रेट बीजेपी के आसपास ही है, उससे इतर नहीं है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने बहुत जगहों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत सारी सीटें कम हो गई। तो ये इसका भी एक फैक्टर है कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और वो कितनी जीता, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की डेट में जो भी परिस्थितियां निर्मित हो रही, मैं फिर कहूँगा कि एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए सरकार बना सकता है, एनडीए को बधाई भी देनी चाहिए क्योंकि 290 के ऊपर का आंकड़ा उनका है। लेकिन एक बात और है कि क्या नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया गठबंधन के पहले संयोजक के रूप में काम किया था और उसके बाद पता चला कि वो खुद ही चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या अभी वो फिर वापस आ सकते हैं? क्योंकि जिन्होंने जिस पेड़ को बोया है, हो सकता है उस पेड़ में पानी डालने वो भी आ जाए। तो ये सब बड़ी संभावनाएं हैं और राजनीति में, और खास करके हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे उलटफेर होते कई बार देखे गए और होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से संजय जी आपकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। मुस्कुरा, आप नीतीश जी के नाम पे हमेशा मुस्कुरा देते हैं, मैंने हर चर्चा में देखा है। कुछ बात हुई है क्या सर? आज बहुत सारी चीजें ऐसी वायरल हुई हैं इस दोपहर के बाद से कि वो देख के बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है ना, उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो नहीं आएंगे। अब मंच पे प्रॉमिस किया था उन्होंने मोदी जी को, देखिए उसका प्रोमिस जो है परिस्थिति जन प्रोमिस था, लेकिन चूंकि उसने इंडिया महागठबंधन को बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था, तो जो लक्ष्य था उसको मोदी जी को हटा देने का, वो लक्ष्य तो उसका पूरा हो, भले ही आज वो एनडीए के साथ, लेकिन वो मोदी को साइज में ला दिया। तो हो सकता है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके आदरणीय नीतीश कुमार जी, ठीक है, हाँ, कल को हमारे साथ आ सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अगर सरकार एनडीए की बन भी जाएगी तो इसी कार्यकाल में इंडिया महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। अच्छा, मतलब एक बार शपथ के बाद कुछ गड़बड़ करेंगे आप लोग, जैसा कि बीजेपी करती आई है। ठीक है, मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले रही हूँ क्योंकि सर समय हो गया है। हुदा जी कुछ कहना चाह रही थी, मैम प्लीज 10 सेकंड में बोलिएगा। जी, मैं इस दफा, क्योंकि ये चुनाव जनता का था, मैं जनता का बहुत आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नफरत की राजनीति के बजाय डेवलपमेंट की, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की जो मुद्दों की राजनीति है उस पर वोट किया है। मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर मुझे बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मेरा ननिहाल भोपाल से ही है, लेकिन बाकी स्टेट में यूपी ने एक इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और जो तमाम स्टेट में किया है उसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये चुनाव जनता का था, ये मैंडेट जनता का था। और जहाँ तक दिल्ली के सवाल है तो हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली में भी हमें इस दफा नहीं तो आने वाले अगले चुनावों में हमें जनता पूरा का पूरा मौका देगी। ठीक है हुदा जी, मैं रोक दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे रोकना पड़ेगा। अनिल जी जल्दी से। निश्चित तौर पर जनता ने जो आदेश दिया है, जनादेश दिया है, वो एनडीए को सरकार बनाने का दिया है। और एक हमारे संविधान के अनुसार सबसे बड़ा अगर गठबंधन है तो हमारा एनडीए है जो 290 के साथ में जीत के दिखा रहा है। अगर एक पार्टी के रूप में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 240 के रूप में दिखा रही। तो राष्ट्रपति जी महोदय जी को निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए इनको आमंत्रित करना होगा और हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन है, इसके निर्माण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से उनको नजरअंदाज करा, जिस तरीके से उनको इग्नोर करा और उनको एक तरह से दूध में से मक्खी निकाल के तरह फेंका, उस सब परिस्थितियों में जोड़कर नीतीश कुमार जी एनडीए में आए हैं। नीतीश कुमार जी वो गलती नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगता जिस गलती की इनको ठीक है संभावना। मुझे लगता है नजर रखिएगा, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं अभी भी विपक्ष के लोग कि आप शपथ ले भी लेंगे, उसके बाद इसी कार्यकाल में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से दिक्कत होगी, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। लोकतंत्र की हत्या सर इससे पहले कभी नहीं हुई।
इस चर्चा को हुई मैं थी, ले आप- जाती इस बात पर 1975 नहीं, क्योंकि समय हो गया, मैं आ नहीं पाऊंगी, लेकिन ये बात मत करिए सर, आप कम से कम बीजेपी तो ना बोले कि लोकतंत्र की हत्या करेंगे यदि ऐसा करेंगे तो। और इससे पहले जो बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई वो ठीक है। चलिए, समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, कुछ घंटों का इंतजार और है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, वो जो आंकड़े इस बार आए हैं बेहद उत्साहित करने वाले हैं। दिन भर चर्चाओं में बने रहना, और अब तक लगभग 9 बज चुका है, अभी भी बने रहना और ये स्पष्ट ना होना कि सरकार किसकी बन रही है, ये उत्साह को बनाए रखेगा। मुझे लगता है लगभग 1 घंटे का वक्त और लीजिए, लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अभी भी लीड करते हुए अपने अपने स्टेट्स और अपनी अपनी सीटों पर हैं। देखिए क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।